हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 3 हिस्ट्री, इफेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश रूल। और इसका ये जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है हमने ले लिया था और उसे चैनल में भेज भी दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बाकी के सारी नोटिफिकेशंस आपको उसके बाद में मिलते जाएंगे और आगे आने वाले सभी लेसन्स भी जो है आपको मिल जाएंगे। लेसन तो हमने फर्स्ट पार्ट में इस लेसन में क्या देखा था? इफेक्ट्स ऑफ अ ब्रिटिश रूल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो इस्टेब्लिश हुई हमारे इंडिया में, उसके क्या असर हुए। ओके, ब्रिटिश एंड मराठा, ब्रिटिश और मराठा में जो है किस तरह से वार हुए, जो एक ट्रीटी सब्सिडरी अलायंसेस जो फॉर्म हुई उसका क्या असर हुआ। देन जो है छत्रपति प्रताप सिंह से का जो है राज्य जो था सातारा में, वो कैसे रूल कर रहा था, उन्होंने क्या क्या काम किए, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, जो बंगाल में स्थापित हुई थी। 2 गवर्नमेंट काम कर रही थी बंगाल में, उसके बारे में भी जो है हमने पढ़ा। उसके बाद में जो है एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, तो उसके बारे में भी जो है हमने इसमें पहले पार्ट में पढ़ा था। देन उस एक्ट के थ्रू जो है इंडिया में जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसमें कि सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियरी सिस्टम, ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के एक मेन पिलर रहे। तो उसमें भी जो है हमने सिविल सर्विस को देखा था कि सिविल सर्विस कैसे निर्माण की गई, और वो जो ऑफिसर्स है वो डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपॉइंट किए गए। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द मिलिट्री एंड अ पुलिस फोर्स। अब मिलिट्री और पुलिस फोर्स को कैसे वो कैसे काम करते थे। ड्यूटी ऑफ अ मिलिट्री वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन इन इंडिया। जो ब्रिटिश ने जितने भी रीजन ऑक्युपाइड किए थे, उन सबको जो है सेफगार्ड करने के लिए, सेफ करने के लिए जो है ब्रिटिश ने क्या किया था, एक मिलिट्री जो है की स्थापना की थी। उनकी ड्यूटी ही जो है वो ब्रिटिश को सेफ करने की थी। ओके, एक्वायर न्यू टेरिटरीज, और नई नई जो टेरिटरीज है उसको एक्वायर करने के लिए, और एंड ब्रेक डाउन एनी रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। और जो कोई कुछ भी रिवॉल्ट होते थे, मतलब जो वार्स वगैरह होते थे इंटर इनके बीच में, तो उसके अगेंस्ट जो भी जाता है उनके ऊपर जो है वॉच करने के लिए ये मिलिट्री फोर्स का निर्माण हुआ। टू मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। और लॉ एंड ऑर्डर को पूरे हमारे कंट्री में मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स का भी निर्माण हुआ। ओके, सो जुडिशियल सिस्टम, नेक्स्ट इज द जुडिशियल सिस्टम, मतलब न्याय व्यवस्था। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो है एक नई जुडिशियल सिस्टम का निर्माण किया ब्रिटिश ने, ऑन द बेसिस ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की जो जुडिशियल सिस्टम थी उसके बेसिस पे जो है इंडिया में उन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम का निर्माण किया। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड अ क्रिमिनल कोर्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है एक सिविल कोर्ट रहेगा और एक क्रिमिनल कोर्ट रहेगा, टू सॉल्व द लोकल केसेस। जो क्या करेगा, वहाँ के लोकल जो भी केसेस है, क्रिमिनल केसेस हो या सिविल, उसको हैंडल करेगा। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश। और अगर वहाँ पे न्याय नहीं मिलता है तो एक नया कोर्ट है जो हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। मतलब यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो वो वहाँ पे जाके न्याय मांग सकता था। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। In early times, law in India differed from place to place. अर्ली टाइम में जो है लॉ जो है अर्ली टाइम में इंडिया के हर एक प्लेस में जो है अलग अलग था। सो देयर वाज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। और जजमेंट जो होता था हर एक केसेस का, तो वो जो है कास्टिज्म के हिसाब से चलता था। अंडर द लीडरशिप ऑफ अ लॉर्ड मैकॉनले कमिटी वाज सेटअप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। तो लॉर्ड मैकॉनले जो है
उसने एक कमेटी का सेटअप किया और उसमें जो है उन्होंने एक क्रिएट द कोड ऑफ लॉ, जो भी एक न्याय देना है उसको एक कोड रखा. सो द इंडियन पिनल कोड वॉज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो इस तरह से जो है इंडिया में एक इंडियन पिनल कोड का जो है निर्माण हुआ और वो ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया जो है विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल के साथ में जो है उन्होंने एक इक्वालिटी जो है का निर्माण किया. सो बट देर वेयर सम डिफेक्ट इन इट, लेकिन उसमें भी जो है कुछ डिफेक्ट्स निकले. सो देर वेयर सेपरेट कोड एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस. तो इसमें जो है जो डिफेक्ट्स निकले उसके हिसाब से जो है उसको सेपरेट कोड दिए गए. मतलब यूरोपियन के लिए जो है दूसरा न्याय दिया जाता था और इंडियंस के लिए जो है अलग. सो न्यू लॉज वेयर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड. और ये जो नया जो लॉ था वो डिफिकल्ट था लोगों को समझने में, कॉमन पीपल्स को. सो लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर्स फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन्स पेंडिंग फॉर ईयर टुगेदर. और ये जो लीगल केसेस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, मतलब उसको चलाना. और कम्युनिटी जो है एंड केसेस, तो ये जो केसेस है पेंडिंग्स रह जाती थी फॉर ईयर्स टुगेदर, मतलब एक एक साल तक वो पेंडिंग रह जाती थी. इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द ब्रिटिश. इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ब्रिटिश की कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था. सिंस एंशियंट टाइम्स देयर वेयर इन्वेजन्स इन इंडिया. एंशियंट टाइम्स में जो है बहुत सारे लोगों का इन्वेजन हुआ इंडिया में. मेनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया. और वो जो इन्वेडर्स आए थे वो सेटल भी हो गए इंडिया में. एंड वेयर एब्जॉर्ब्ड इन द इंडियन कल्चर. और उन्होंने जो है इंडियन कल्चर को भी जो है एब्जॉर्ब कर लिया. ओके. सो इवन दो दे रूल्ड हियर, कुछ जो है उन्होंने तो इंडिया पे रूल भी किया, मतलब राज्य भी किया. दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम. लेकिन उन्होंने जो है कुछ भी बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज नहीं किया. ओके. सो ब्रिटिशर्स वेयर एन एक्सेप्शन. सिर्फ ब्रिटिशर्स जो है एक्सेप्शन है, उन्होंने ही जो है जो सिस्टम है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम उसको चेंज किया. ओके. इंग्लैंड वाज अ मॉडर्न नेशन. इंग्लैंड जो है एक बहुत मॉडर्न नेशन था ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है प्रिवेल्ड हो गई. मतलब वहाँ पे कैपिटल का भी जो है जो देवान घेवान जो बोलते हैं उसको, वो भी जो है इकोनॉमी का भी प्रिवेल्स हुआ. हेंस दे इनाकुलेटेड एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया. इस तरह से जो वो एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है इंडिया में लेके आए हैं विच वॉज कंडक्टिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड. जो इकोनॉमिक सिस्टम अब इंग्लैंड की थी उस तरह की जो है वो सिस्टम थी. ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. और जिससे जो है ब्रिटिशर्स को कुछ बेनिफिट्स मिला, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले. बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन इंडिया के लोगों का जो है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. उनको जो है बुरी तरह से उसका सामना करना पड़ रहा था. सो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. नेक्स्ट जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. बिफोर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के पहले जो है द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट. विलेज की इकोनॉमिक सिस्टम जो थी, आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत सेल्फ सफिशिएंट थी. थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस द नीड ऑफ द विलेज वेर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ. वो जो गांव थे हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम करते थे उससे उनका जो है खर्चा पूरा विलेज का चल जाता था और वो फुलफिल्ड होता था. ओके.
लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। और ये जो लैंड रेवेन्यू है, मतलब लैंड के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, जो पैसा लिया जाता है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट का। स्टेट को इसके जरिए ही जो है ज़्यादा पैसा मिलता था। सो ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। पर ब्रिटिश रूल के पहले जो है जो भी रेवेन्यू लिया जाता था वो कल्टिवेटेड क्रॉप के जरिए दिया जाता था, मतलब जो भी उत्पन्न होता था वो ही जो है वो दिया जाता था। द फार्मर वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप। और जो फार्मर जिनका जो है क्रॉप बहुत कम आया है तो वो टैक्स से जो है बच जाता था। ओके, सो रेवेन्यू वाज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेन। तो रेवेन्यू जो है किस तरह से दिया जाता था? ग्रेन के जरिए, मतलब पैसा नहीं दिया जाता था, ग्रेन दिए जाते थे। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर्स लैंड वाज नॉट कॉन्फिस्केटेड। मतलब अगर उसने पेमेंट नहीं भी दिया, टैक्स नहीं भी दिया, तो भी जो है फार्मर्स की लैंड जो है कोई मतलब हड़प करना बोलते हैं ना, नहीं करते थे। ओके, सो टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। और जो है ब्रिटिश ने फिर क्या किया कि उनका इनकम इंक्रीज होने के लिए उन्होंने कुछ रेवेन्यू सिस्टम में जो है चेंजेस किए। लैंड वॉज मेजर्ड एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वॉज फिक्स्ड। तो जो है खेत जो है वो मेजर करने लगे, मतलब कितना बाय कितना है वो मेजर करके उस हिसाब से जो है टैक्स जो है फिक्स किया गया। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स वाज मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ अ कैश। और पेमेंट ऑफ अ टैक्स जो है, मतलब टैक्स जो है कंपलसरी जो है फार्मर्स को देना पड़ता था कैश के रूप में। ओके, मतलब पैसे। इफ द फार्मर्स फेल टू पे टैक्स इन टाइम देन हिज लैंड वुड बी कन्फिस्केटेड। ओके, अगर फार्मर ने जो है टैक्स नहीं दिया तो उसकी जमीन जो है हड़प ली जाती, मतलब वो अपने नाम पे कर लेते। सो द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ अ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो ब्रिटिश सिस्टम है लैंड रेवेन्यू का, वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग था, मतलब रेवेन्यू टैक्स जो है अलग अलग लिया जाता था, विच लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। कोई जो है कुछ ज़्यादा लेता था, कोई कम लेता था, मतलब कम तो नहीं लेता था लेकिन ज़्यादा ही जो है, मतलब एक प्लेस में अगर कुछ रेट फिक्स किया है तो वो दूसरे तरफ वो उससे वो ज़्यादा ही लेता था। मतलब इस तरह से फार्मर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है होने लगा था। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम का फिर निर्माण हुआ। देयर वॉज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। तो ये जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से जो है रूरल लोगों के लाइफ पर पड़ रहा था। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड। और जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो वो क्या करते थे इंडियन फार्मर्स, जो उनका क्रॉप निकलता था वो किसी भी रेट में जो है वो सेल कर देते थे, क्योंकि पैसा चाहिए था उनको टैक्स पे करने के लिए, नहीं तो उनकी ज़मीन जो है वो ले लेते थे। ओके, सो द मर्चेंट एंड ब्रोकर स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। और फिर इसके लिए जो है कुछ व्यापारी जो आ गए, मर्चेंट एंड ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स होते हैं मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो इनका जो है गुड्स जो है मिनिमम रेट में, मतलब कम से कम रेट में जो है खरीदते थे। एंड एट सर्टन टाइम्स द फार्मर्स हैड टू मॉर्टगेज हिज लैंड टू द मनी लेंडर फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्स। और कभी कभी जो है ये जो फार्मर्स है वो अपनी ज़मीन जो है मॉर्गेज के लिए रख देते थे, मतलब अपनी जो लैंड है वो मनी लेंडर, जिससे वो मनी लेते थे, उनके पास में जो है वो अपने लैंड को जो है दे देते थे, लैंड के कागज, और उनसे जो है मनी लेते थे फॉर अरेंजमेंट ऑफ अ मनी टू पे द टैक्स, मतलब टैक्स पे करने के लिए ये सब वो करते थे। फार्मर्स बिकम बैंकक्रप्ट। फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा
टेंशन में थे. सो इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ अ लोन द फार्मर्स हैड टू सेल हिज लैंड. और अगर उनके पास में वो लोन पे करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो जिससे पैसे उन्होंने लिए उनको जो है वो लैंड अपनी बेच देते थे. ओके, द फार्मर्स वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट. इस तरह से फार्मर्स को जो है गवर्नमेंट जो है एक्सप्लॉइट करती थी. मतलब फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करती थी गवर्नमेंट, जमींदार और मनी लेंडर एंड मर्चेंट. गवर्नमेंट भी करती थी, जमींदार जो लोग थे वो भी उनको एक्सप्लॉइट करते थे, मनी लेंडर जिससे वो पैसे लेते थे लोन के जरिए वो भी, और मर्चेंट जो व्यापारी थे उनसे लेते थे उनका क्रॉप, वो भी जो है उनको हरासमेंट करते थे. सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. बाद में जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ. सो इनिशियली फूड ग्रेन्स वेयर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स. पहले जो है फूड ग्रेन्स जो कौन कल्टिवेट करता था, फार्मर्स करते थे. और then it used to fulfill their domestic need as well as the needs of the विलेज. तो ये जो है पहले जो है डोमेस्टिक नीड्स मतलब जो एनिमल्स थे उनकी नीड्स और एज वेल एज नीड ऑफ अ विलेज, मतलब विलेजर्स की जो नीड थी उसके लिए यूज होता था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप लाइक कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एट्सेट्रा. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, मतलब वहाँ के पीपल्स को एनकरेजमेंट किया कैश क्रॉप लगाने के लिए. मतलब जैसे कॉटन है, इंडिगो है, टोबैको है, टी है, ये जो है क्रॉप्स लगाने के लिए उन्होंने एनकरेज किया. द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ अ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ अ फूड ग्रेन्स इज नोन एज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब वो उनको स्ट्रेस करते थे ये सब कल्टीवेशन करने के लिए, टोबैको और क्या बताया था, टी, इंडिगो, कॉटन वगैरह, जिससे और जिससे कि उनको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था. और वो जो फूड ग्रेन्स वो लगाते थे वो उनको नहीं लगाने देते थे. तो इससे ही क्या बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब जिससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है वही जो है उनको ग्रो करना है. तो इसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है. ठीक है. सो द फेमिन फ्रॉम 1860 to 1900 इंडिया फेस्ड ग्रेट फेमिन, बट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट. तो 1860 से लेके 1900 तक जो है इंडिया को बहुत सारे फेमिन का जो है सामना करना पड़ा. ओके, तो इससे जो है वो बाहर नहीं आ सके. सो ब्रिटिश डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट. उसको से बाहर आने के लिए ब्रिटिश जो है कोई भी जो है उनको हेल्प नहीं कर रहा था. सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई. ना ही जो है वाटर सप्लाई करने के लिए जो है वो कुछ उनको मदद कर रहा था. ओके, सो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. अब इस समय जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे डेवलप किया गया. फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया. तो जैसे ही इंक्रीज होते गया हमारा व्यापार एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए उनको उनके सुविधा के लिए जो है ब्रिटिश ने क्या डेवलप किया, मॉडर्न फैसिलिटी दी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की इंडिया में. सो इन 1853 फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू थाने. तो इस तरह से जो है ब्रिटिश के वक्त 1853 में पहली रेलवे जो है शुरू हुई और उसने मुंबई से ठाणे के लिए जो है ट्रेन जो है चलाई. सो इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया. और इसी साल में जो है ब्रिटिश ने एक टेलीग्राफ सिस्टम का भी जो है निर्माण किया.
ड्यू टू इट ऑल सिटीज एंड मिलिट्री स्टेशंस गॉट कनेक्शन टू वन अनदर। इससे क्या हुआ कि हर एक सिटी का जो है कम्युनिकेशन होता था दूसरे सिटी के साथ में। मिलिट्री स्टेशन जो है उससे भी जो है कनेक्शन हो जाता था हर एक लोगों का। सिमिलरली द ब्रिटिश आल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम, और सिमिलरली फिर ब्रिटिश ने एक पोस्टल सिस्टम का भी निर्माण किया। जो हम खत वगैरह जो भेजते हैं वो पोस्टल सिस्टम का भी जो डिपार्टमेंट का निर्माण किया। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट देयर वाज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द इंडियन। इसका जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ ये जो डेवलपमेंट हुए उससे। ड्यू टू दिस देयर वाज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ अ यूनिटी अमॉन्ग देम, और इससे जो है एक यूनिटी का सेंस जो है इंक्रीज हुआ हमारे इंडियन पीपल में। ओके, देन डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का जो है वो डिक्लाइन कैसे हुआ इंडिया में वो हम देखेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन्ड ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। और ये जो हमारा जो गुड्स था, मतलब हमारा जो सामान था जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उस पे जो है द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते थे फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। मतलब इंडिया से इंग्लैंड जाने का जो भी गुड्स है उस पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था। ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। और जब इंग्लैंड से इंडिया में कुछ जो सामान वस्तुएं आती थी तो उस पर जो है कम टैक्स लिया जाता था वहाँ पर। ओके, आल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वेयर मशीन मेड। और जो इंग्लैंड में जो भी चीज़ें बनती थी वो सब मशीन पे बनती थी, मशीन मेड थी। हैंस देयर वाज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब मिनिमम कॉस्ट में जो है वो हमको मिलता था यहाँ पे। टू compete with such a cheap product was difficult for the Indian artisans। और ये जो एज कम्पेयर टू जो इंग्लैंड का जो गुड्स है, मतलब वो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मशीन से नहीं बनने की वजह से इंडियन आर्टिजन्स को उसको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। ओके, इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड मेनी आर्टिजन्स बिकम अनएम्प्लॉयड। ओके, तो इसका क्या असर हुआ कि हमारा जो आर्टिजन बनाने का जो पीपल थे तो वो कम बनाते थे क्योंकि मशीनरी नहीं यूज़ करते थे। और इंग्लैंड जो है मशीन की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में वही सामान बनाते थे और कम कीमत में बेचते थे। तो इसलिए हमारा जो ये जो है व्यापार जो है वो बंद हो गया, इंडस्ट्री जो हमारी जो है वो बंद होने लगी, हमारा आर्टिजन जो है अनएम्प्लॉय होने लगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, इंडिया में जो नई इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, मतलब ब्रिटिश जो है हमारे इंडियंस को कुछ भी सपोर्ट नहीं करते थे। सो एक्सपीरियंस ऑफ अ मैनेजमेंट एंड कैपिटल द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट केम फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर। तो इसलिए जो है मतलब उनके पास में कैपिटल भी नहीं था इंडियंस के पास में, तो बिजनेसमैन जो है सामने नहीं आते थे। म्हणजे ज़्यादा नंबर में वो जो है सामने नहीं आते थे। येट सम ऑफ देम बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम। और जो कुछ बचे जो बिजनेसमैन थे वो जो है इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इन 1853 कवासजी नानाभाई डावर, ये जो कवासजी नानाभाई डावर जो है इन्होंने फर्स्ट टेक्सटाइल मिल को स्थापन किया मुंबई में। ओके, in 1855 the first jute mill was started at Rishra
इन बंगाल। और पहली जूट मिल जो है 1855 में कहाँ पर स्थापन हुई? रिशरा इन बंगाल में। ओके, बंगाल के रिशरा गांव में। इन 1907 जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टाटा ने जो है जमशेदजी टाटा ने भी जो है टाटा की आयरन और स्टील की कंपनी जो है जमशेदपुर में स्टार्ट की। सो इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री केम टू बी स्टार्टेड। और इस तरह से जो है इंडिया में कोल का भी निर्माण होने लगा, मेटल का निर्माण होने लगा, शुगर का, सीमेंट का एंड केमिकल इंडस्ट्रीज का भी जो है निर्माण होने लगा। सो सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट in the 19th century, Europe a new era took shape on basis of values like humanitarianism मतलब मानवतावाद, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, नेशनलिज्म, एक नया राष्ट्र बनाने का जो एक विचार, लिबरलिज्म मतलब फ्री इंडिविजुअली जो है फ्री होने का जो एक विचार जो है वो शेप लेने लगा था। तो दिस चेंजेस इन वेस्ट लेड टू ऑब्वियस रिपरकशन ऑफ इंडिया। तो इससे जो है ये जो चेंज था इससे जो है लोगों में जो है उसका जो दुष्परिणाम जो है जो दिखने लगा था इंडिया के ऊपर। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। तो इसका एक ये असर हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी को वो समझने लगा। फॉर दिस पर्पज दे स्टार्टेड स्टडिंग द ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज म्यूज़िक, फ्लोरा, फ्यूना ऑफ इंडिया। और इसके लिए जो है फिर ब्रिटिश ने जो है हमारा ट्रेडिशन, हमारी हिस्ट्री, हमारा लिटरेचर, म्यूज़िक सब जो है वो स्टडी करना शुरू कर दिया। सो इन 1784 सर विलियम जॉन्स एन इंग्लैंड ऑफिसर इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये जो विलियम जॉन्स थे, इंग्लैंड के ऑफिसर्स थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी जो है बंगाल में अब बंगाल जो है का स्थापन किया एट कोलकाता में। ओके, मैक्स मुलर जर्मन थिंकर जो थे वॉज अ डिवॉल्ट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन। ये जो है जर्मन के थे मैक्स मुलर, लेकिन उन्होंने जो है ये जर्मन थिंकर थे मतलब तो उन्होंने जो है इंडियन रिलीजन और लैंग्वेज एंड हिस्ट्री की स्टडी करके उसमें जो है स्कॉलर बने वो। ओके, ड्यू टू दिस एग्जाम्पल देयर अरोज्ड फीलिंग अमॉन्ग न्यूली एजुकेटेड इंडियंस टू स्टडी इंडियन रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। और इस एग्जाम्पल से जो है एक नई फीलिंग्स जो है हमारे इंडियंस, न्यूली एजुकेटेड इंडियंस पे भी जो हुई, उन्होंने भी जो है इंडियन रिलीजन्स को, हिस्ट्री को एंड ट्रेडिशन को पढ़ना शुरू कर दिया। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज इन इंडिया। ब्रिटिश ने जो है बहुत सारे लॉज जो है नियम जो है हमारे इंडिया में बनाए। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट। ये जो है विलियम बेंटिक जो है इन्होंने सती प्रथा का जो है विरोध किया, उसके लिए एक एक्ट बनाया। इन 1856 लॉर्ड डलहौसी पास द विडो मैरिज एक्ट। और 1856 में लॉर्ड डलहौसी जो आए उन्होंने भी जो है विडो रीमैरिज एक्ट बनाया। मतलब जो विधवा है उनको फिर से मैरिज करने का एक ये दे दिया। ओके, सो दिस एक्ट वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स। और ये जो एक्ट बनाया वो सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। ओके, सो फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में चलाने के लिए ब्रिटिश को जो है इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस की तलाश थी। सो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉनले इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग इम्पार्टेड इन इंडिया। तो 1835 में जो है लॉर्ड मैकॉनले ने इंग्लिश एजुकेशन जो है हमारे इंडिया में स्टार्ट किया।
through new education, Indians were introduced to Western thought, modern reforms, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे कि इंडियंस को जो है इंडिया में जो है वेस्टर्न थॉट्स का जो है नॉलेज मिला, मॉडर्न रिफॉर्मर्स जो थे उनके बारे में मालूमात हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो है नॉलेज जो है इंडियंस को मिलने लगा। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वेयर इस्टेब्लिश एट कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास। तो बाद में जो है यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो ये वेस्टर्न एजुकेटेड जो मिडिल क्लास इंडियन थे, मतलब ये जो इंडियंस जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को लिया था, तो ये जो मिडिल क्लास इंडियन थे वो लेड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। उन्होंने जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है इंडिया में को लीड करना शुरू कर दिया। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा ये लेसन ख़त्म हो रहा है। और अगर ये लेसन आपको समझ में आ रहा होगा या आया होगा तो आपको क्या करना है, इस राजर्षि क्लासेस को यूट्यूब चैनल में जाके लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करके जो है क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन और इसके पहले के लेसन और आगे आने वाले सभी लेसन जो है मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ